सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। आपका कोड है BSOC 133 समाज शास्त्रीय सिद्धांत, जिसकी हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्ल मार्क्स का अलगाववादी सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। कार्ल मार्क्स का अलगाववाद सिद्धांत क्या है, उसकी व्याख्या कीजिए। इसके आंसर की मार्क्स का सबसे मौलिक और ये जो आपका बोल सकते हो कि मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है, उनके हम शॉर्टकट नाम से बोलते हैं मार्क्स। ठीक है, तो उनके जो अलगाववादी सिद्धांत है, जिसमें हमने ये देखा कि उनके द्वारा जो समाज और बोल सकते हो हमारे व्यवस्थाओं का जो स्वरूप का निर्माण किया गया, उनके द्वारा ये बताया गया कि समाज दो वर्गों में विभाजित है। एक तरफ आपका कुलीन वर्ग, दूसरा आपका बुर्जुआ समाज। ठीक है, उसके अंतर्गत देखने को मिला कि जिस तरीके से कुलीन वर्ग है, वो आपका शोषण का एक जरिया माना बनाया गया है कि वो कुलीन वर्ग क्या है, जो आम लोगों के जो बोल सकते हो बुर्जुआ समाज है, उन पर शोषण कर रहा है। इन्होंने बताया, कार्ल मार्क्स ने 1843 में इन्होंने बताया, यह लिखा अपने पुस्तक में कि जो आपके वर आपके जो व्यवस्थाएं हैं, या फिर मुख्य रूप में आपके जो स्थिति है, वो हमें अलगाव की स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। जो इन्होंने समाज का गठन किया, जिसके अंतर्गत मार्क्स ने ये बताया अपने सिद्धांतों के रूप में कि समाज है वो आपका एक दो वर्ग में विभाजित है। एक तरफ आपका उच्च वर्ग है, दूसरी तरफ आपका निम्न वर्ग है। ठीक है, जो उच्च वर्ग के व्यक्ति है या फिर बोल सकते हो लोग है, वो निम्न वर्ग के लोगों पर शोषण कर रहे हैं, या फिर उनका बोल सकते हैं कि उन पर अत्याचार कर रहे हैं। तो मार्क्स ने इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने एक और एक विद्वान आए जिन्होंने इन व्यवस्थाओं में अपने आप को आगे बढ़ाया, हीगल। हीगल के दृष्टिकोण के अनुसार बोला जाए तो मार्क्स के जो विचारधारा है, वो महत्वपूर्ण दो वर्गों में समाज को बांटने का काम कर रहा है। ठीक है, हीगल ने क्या बोला कि जो मार्क्स के विचारधारा है ना, वो समाज को दो वर्गों में बांटने का काम कर रहा है। स्थिति रही है ना, तो प्राकृतिक रूप में जो हमारा आत्मा और व्यवस्थाओं का जो स्वरूप रहा है कि मनुष्य स्वयं अपने आप को अलग करने का कारण मान रहा है। ठीक है, जैसे आपका आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी एक दूसरे से एक नहीं है। यानी कि जो समाज में मनुष्य रह रहे हैं, वो भी एक नहीं है। तो ये क्या कर रहा था, जो मार्क्सवादी विचारधारा था ना, कार्ल मार्क्स के द्वारा अपनाया गया था, उसके विचारधारा से समाज को दो वर्गों में विभाजित करने का काम किया जा रहा था, या फिर दो वर्गों में समाज विभाजित हो रहा था। वास्तव में कहा जाए तो ये हमारे समाज को, हमारे बोल सकते हो अलगाव व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। यानी कि समाज को अलगाव का मतलब है अलग रखना, अलग करने का काम कर रहा था। इसीलिए इसे अलगाववाद सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। क्लियर है ये क्या है? हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। मार्क्स ऐसा एक इंद्रिय व्यवस्था में रहा है। अगर इंद्रिय व्यवस्था की बात कर लीजिए, फोकस रूप में रहा है, जो कि आपका देखने को मिला कि हमारे समाज का वास्तविक रूप में जो अलगाव का कारण है, वो मार्क्सवादी विचारधारा के रूप में ही आया है। बोल सकते हो कि अगर हमारे मार्क्स के दृष्टिकोण की बात कर ले तो हैगन हैगल के जो मत हैं, एक और विद्वान है हैगल। हेगल के मत उनकी विचारधारा के रूप में संपूर्ण भारत का जो इतिहास रहा है, संपूर्ण भारत का इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं, वो भी देखने को मिल रहा है कि हेगल ने बोला कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है, वो हमारे हमारे स्वरूप में, हमारे बोल सकते हो इतिहास में हमें देखने को मिल रहा है। अब इन्होंने कार्ल मार्क्स के विचारधारा को पहले से ही बता दिया कि वो जो विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा है, वो हमें पहले भी देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो मुगल व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था रहा है, उसमें भी हमारा जाति वर्ग या फिर बोल सकते हो समाज जो है, वो कुलीन वर्ग और उच्च वर्ग के रूप में देखा गया है। तो हेगल ने ये बात रखा कि कार्ल मार्क्स ने जो विचारधारा प्रस्तुत किया है,
ठीक उसी तरीके से जो विचारधारा पहले भी हमारे इतिहास व्यवस्था में हो चुका है या फिर उसकी स्थिति हमें देखने को मिल चुकी है। ठीक है, तो पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में जो आपका देखने को मिला कि हमारे वस्तुओं का जो परिणाम रहा है, हमारे वस्तुओं का जो स्वरूप है, जो श्रम लोग है, यानी कि बोल सकते हो काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं, उसमें आपका देखने को मिलता है कि ये आपके ब्रिजवा समाज के रूप में हमें जाने जाते हैं, जो कि निम्न वर्ग के या फिर निम्न जाति के लोग रहते हैं, जो अपने गुजारा करने के लिए छोटे-छोटे कार्य करते हैं, मतलब श्रमिक के रूप में, मजदूरी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है? तो ये था आपके मार्क्सवादी विचारधारा जो कि अलगाव का काम कर रहा अलगाववाद सिद्धांत पर निर्भर था। क्यों? क्योंकि ये समाज को अलग करने का काम कर रहा था, इसलिए अलगाववाद सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तथ्यों का अवलोकन के नियमों को लिखिए। यानी कि जो सामाजिक तथ्य है उसके अवलोकन लिखना है। तो इसमें ये लिखना है कि जो हमारा समाज शास्त्र रहा है, उसकी जो वस्तु रही है, उसका जो विषय रहा है, ठीक है, प्रारंभिक तौर तरीके से वो किस तरीके से रहा है, उसकी पद्धतियाँ क्या रही है, समाज का जो समाज शास्त्रीय पद्धति है, उसका अनुभव रहा है, क्या रहा है। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं हमारा सामाजिक तथ्य है जिस पर हम अगर ध्यान केंद्रित करें, तो हमारा जो सामाजिक का वास्तविक स्वरूप है, जो हमारे वस्तुओं और हमारे वास्तविक रूप में देखने को मिल रहा है। और इस विषय में हम ये देखते हैं कि जो हमारा ज्ञान और विज्ञान है, जो हमारे सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ाने का काम करता है। सामाजिक विज्ञान की बात कर लीजिए तो हमारे प्राकृतिक व्यवस्था का जो तुलना हमारे ज्ञान से संबंधित किया गया है कि उसके माध्यम से हम अपने आप को सामाजिक तथ्यों का एक रूप व्यवस्था के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। लोकतंत्र समाज शास्त्र का एक उदाहरण है, ठीक है। अब ये सामाजिक तथ्यों का अवलोकन से हमारा अभिप्राय है कि जो हमारे समाज के भीतर जो हमारे बोल सकते हो कि हमारे वास्तविक रूप में हमारे जो जो हमारे समाज में उसके जो सोच व्यवस्था, उसके जो धारणाएँ में जो स्थिति रही है, जिसके कारण हम अपने अंतर वस्तु के रूप में, अंतर्दृष्टि के रूप में हमारा जो समाज का तथ्य रहा है, वो सामाजिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज शास्त्र की बात कर लेते हैं तो मनुष्य की जो मस्तिष्क है उसको प्रभावित करने के लिए, उसकी प्रभावित व्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमारे जो स्तर है, जो हमारे विचार है, उसका प्रस्तुतिकरण देखने को मिला है। अगर हम समाज में अगर हम अपने तथ्यों के अनुसार अपने समाज शास्त्रीय अवधारणा को आगे नहीं बढ़ाएँगे, तो हमारे नियम जो है, हमारे जो एक एक बोल सकते हो कि एकमात्र कदम है, एकमात्र जो लक्ष्य है कि अपने आप को विकसित करना या फिर अपने आप को समाज का श्रम विभाजन के रूप में ना करके हम अपने समाज तथ्यों के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाएँ। तो वो समाज क्या है ना, एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हमें अलग-अलग तथ्यों का स्वरूप देखने को मिलता है। एक तरफ आपका बोल सकते हो कि सामाजिक व्यवस्थाओं का एक ऐसा स्वरूप जिसमें हम देखने को मिलता है कि सामाजिक जो व्यवस्था रही है जिसमें हमारे हमारे मनुष्य के द्वारा जो निर्धारित किए गए जो कार्य रहे हैं, वो महत्वपूर्ण रूप से एक समान रहा है। मनुष्य अपने अनुसार अपने जो बोल सकते हो कि समाज का मानक कानूनी और नियम व्यवस्था, नैतिकता, इन सभी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समाज में जीने का प्रयास करता है। मानव अपने जीवन में जीने के लिए, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए इन सभी समाज शास्त्रीय व्यवस्था का प्रयोग करता है और हमारे वास्तविक रूप में हमारे समाज में नैतिकता, हमारे सामाजिक सम्मेलन और बोल सकते हो कानून निर्माण का स्वरूप देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से ही हम अपने समाज तथ्यों का आगे बढ़ा सकते हैं। समाज तथ्यों का मतलब है यही है कि समाज में जो हमारे धारणाएँ, हमारे जो विचारधारा हैं, उसको आगे बढ़ाना और अपने आप में समाज का विकास करना ही हमारा ये समाज तथ्यों का रूप देखा जाता है कि हमारा एक ऐसा आर्थिक समाज का जन्म हो जो आपके बोल सकते हो कि सभी के लिए एक बोल सकते हो आदर्श रूपी माना जाए। ठीक है, आदर्श रूपी यानी कि एक बोल सकते हो कि अपने आप में बात किया जाए तो आदर्श रूपी का मतलब ही यही है कि हमारे संसाधन भी हो, हमारा आर्थिक डेवलपमेंट भी हो, सब चीज़ इस तरीके से हमारा समाज का निर्माण हो, तो वही हमारा सामाजिक तथ्य का एक स्वरूप है जिसके तहत हम अपने इस सामाजिक तथ्यों का स्वरूप का जो विवरण है, महत्वपूर्ण रूप से समझ पाएँगे या फिर उसके मतलब को बेहतर तरीके से समझने में सक्षम हो पाएँगे। तो ये बात कहा गया है। क्लियर है? तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन एंड वैल्यूएबल क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्म के समाजशास्त्र दरखाइम का क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। धर्म के समाजशास्त्र में
दरखाइम का क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं धर्म के समाज के दरखाइम का क्या योगदान है। देखो, धर्म और समाज एक एलिमन जो दरखाइम के योगदान है, एलिम दरखाइम, ये नाम है एक विद्वान का। अगर बात कर लेते हैं इनके जो, तो आपका यहाँ पे इन्होंने पहले अपने विचारों के रूप में इन्होंने बताया कि प्रश्न और समाज जो है एक दूसरे के पूरक है, जिसमें आपका बोल सकते हो कि प्रश्न की, अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारे, इन्होंने बताया कि धर्म और जो हमारा प्रश्न है वो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के संबंधित है, एक दूसरे के मतलब आसपास मेल है। तो हिंदू धर्म, इस्लाम और आपके वो से ईसाई धर्म, ये आपका बोल सकते हैं एक प्रश्न के रूप में है, एक प्रश्न का स्वरूप है। यदि हम बात कर लेते हैं एक व्यवस्था का, जिसके अंतर्गत हमारे जो धर्म है हमारे समाज से जुड़े हुए, हमारे समाज शास्त्र से जुड़े हुए, समाज में जो विचारधारा पहले चलती आ रही थी, जो कि सरल रूप में देखा जाए तो हमारे समाज की इन विचारधाराओं में आपके दरखाइम जो है, ये आपके महत्वपूर्ण एक विद्वान, एक दार्शनिक माने जाते हैं, जो धर्म और समाज शास्त्र के एक आईने का प्रस्तुतिकरण करते हैं इनके द्वारा। धर्म की व्याख्या किया जाए तो मान्यताओं के अनुसार दरखाइम का कहना था कि धर्म की व्याख्या करने से पहले धर्म को पूर्ण रूप से समझना आवश्यक है कि धर्म होता क्या है, ये आपके दरखाइम कहते हैं। उनका मानना था कि जो नकारात्मक जो देवता होते हैं, जो भूत प्रेत और जो बोल सकते हो रहस्यमय व्यवस्थाओं का स्वरूप, वही आपका एकमात्र धर्म संबंधित है। ठीक है, इन्होंने बोला कि धर्म जो है वो नकारात्मक देवताओं और भूत प्रेतों के एक रहस्यमय अवलोकन की क्रिया को ही हम धर्म संबंधित कहते हैं। धर्म का मतलब क्या है, जैसे कि आपका देखा जाता है कि नकारात्मक जो देवता थे यानी कि भूत प्रेत थे, ठीक है, तो ये क्या थे, आपके बोल सकते हो कि ये अधर्म पर चलते थे। ठीक है, लेकिन इन्हीं के विपरीत अगर सकारात्मक देवता की यानी कि भगवान की बात की जाए तो वो धर्म का पालन करते थे। तो इन्होंने यही बताया कि जो नकारात्मक देवता हैं, उनके विपरीत जो लोग हैं या फिर जो देवता आते हैं वो आपके धर्म कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या पॉइंट कह रहा है ये। तो इन्होंने यही बताया कि जो हमारा बोल सकते हो कि भगवान है, जो अगर नकारात्मक स्थितियों में देखा जाए उनका जो विपरीत स्वरूप है वही धर्म कहलाता है। धर्म के अनुसार हम बात कर लेते हैं अपने जीवन को सामान्य घटनाओं का परिपुक्त बना सकते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त जो ये है, सूर्योदय एक धर्म के रूप में है, सूर्यास्त एक अधर्म के रूप में है। इन्होंने बताया, देखो इन्होंने क्या बता रहा है कि एक भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं के रूप में और भगवान की स्थिति और धर्म का जो विचार है, ये प्रकृति को जोड़ते हुए बता रहे हैं कि अगर सूर्योदय होता है तो वो धर्म कहलाता है और सूर्यास्त होता है तो वो आपका अधर्म कहलाता है। अब इसे कैसे कहलाएगा, सूर्योदय किसका प्रतीक माना जाता है, यानी कि एक उजाले का प्रतीक माना जाता है, एक रोशनी का प्रतीक माना जाता है। और धर्म भी किसका प्रतीक माना जाता है, एक खुशहाल जीवन का, एक उजाले का प्रतीक माना जाता है। तो देखो ये कहाँ से कॉम्बिनेशन कर रही है। ठीक है, तो धर्मों की व्याख्या जो हमारे धार्मिक व्यवस्था के रूप में रहा है, वो हमारे तत्वों का पहचान करने के लिए दरखाइम की जो विचारधारा रही है 1912 से लेके आपका रहा है। ठीक है, धर्म की परिभाषा माना जाए तो धर्म के गुणों का चलने वाले लोग ही अब वो आपके धर्म कहलाते हैं। ठीक है, दरखाइम के अनुसार धर्मों को दो मूल तत्वों में आपका धार्मिक विश्वास और धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखा गया है। कि अगर धर्म की बात कर ली जाए तो उसके दो रूप हैं, एक तरफ आपका धार्मिक विश्वास है, दूसरा आपका धार्मिक अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब होता है कि पूजा पाठ करना और एक धर्म में विश्वास रखना। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं वो ईश्वर में बिलीव रखते हैं लेकिन वो पूजा नहीं करते। पूजा पाठ करने में उनका मतलब बोल सकते हो कि वो अपने आप में अग्रसर नहीं होते। ठीक है, तो वो हमारा धार्मिक अनुष्ठान नहीं कहलाएगा, वो धार्मिक विश्वास कहलाएगा। और धार्मिक अनुष्ठान जो कि पूजा पाठ भी करते हैं। जैसा कि हमने बता दिया कि धार्मिक व्यवस्थाओं के रूप में जो विश्वास का जो स्वरूप है वो आपका धर्म है। विश्वास यानी कि जब हम दूसरे के प्रति विश्वास रखते हैं तो वो भी आपका धर्म है। ठीक है, वो हमारी व्यवस्थाओं के रूप में अगर पवित्र माना जाए तो पवित्र विश्वास तभी कायम है जो कि अब वो धर्म के रूप में हो। अगर अपवित्र हो तो वो आपका अधर्म कहलाता है।
तो इन्होंने धर्म की संज्ञा पर देते हुए अपने भावनाओं को प्रकट किया है। तो दरखाइम के अनुसार धार्मिक जो विकास है, विश्वास है, उसके अनुष्ठानों का जो एकीकरण है, जिसमें आपका मनुष्य दूसरे व्यवस्थाओं के रूप में दूसरे धर्मों को देख के तथा दूसरी व्यवस्थाओं का स्वरूप देख कर वो क्या है, अपने धर्म की पालन करता है या फिर अपने धर्म का अनुष्ठान करने का प्रयास करता है। तो ये आपके दरखाइम के विचार थे। क्लियर है? धर्म और सामूहिक प्रतिनिधि निदान पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। धर्म और सामूहिक प्रतिनिधान पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है। तो दरखाइम के अनुसार जैसे कि हमने धर्म को एक स्वरूप माना, जो कि एक बोल सकते हो सूर्यास्त के रूप में भी रहा, और आपके बोल सकते हो कि धर्म यानी कि जब हम अच्छाई या फिर बोल सकते हो कि सच्चाई पर चले तो वो भी आपका धर्म है। तो धर्म को एक प्राकृतिक और समाज से मानव का एक संबंध महत्वपूर्ण रूप से बताया है कि जो धर्म है उस मानव का प्राकृतिक और सामाजिक संबंध का एक स्वरूप है, जिसके अंतर्गत मानव जो है अपने धर्मों का पालन करते हुए अपने धर्मों से जुड़ा हुआ है। जिसके तहत अगर उसके अस्तित्व की बात कर ली जाए तो यहाँ पे सकारात्मक देवता का स्वरूप जो है वो धर्म कहलाता है। सकारात्मक देवता का जो स्वरूप है वो धर्म कहलाता है। ये आपके बोल सकते हो दरखाइम बोलते हैं। ठीक है। अगर इसी के विपरीत हम बात कर लेते हैं तो इन्होंने बताया कि जो धर्म है हमारे मानव शास्त्र में, हमारे मानव विषय बात भी, कि जो मानव की जो नकारात्मक व्यवस्था, नकारात्मक स्थिति है, जिसके कारण हमारे धार्मिक व्यवस्थाओं का स्वरूप जो है बखूबी रूप में देखने को मिलता है। ठीक है। तो इनके द्वारा ये बात बोला गया कि जो धार्मिक व्यवस्था है जो हमारा, वो महत्वपूर्ण रूप से हमारे देवता और देवी देवताओं में देखने को मिलता है। अगर देवी देवताओं की बात कर ली जाए तो ये हमारे धर्म है, और आपके बोल सकते हो भूत प्रेत बात कर लेते हो वो आपके अधर्म है। ठीक है। तो इन्होंने हमारे धार्मिक व्यवस्थाओं में धर्म को परिभाषित करते हुए हमारे सामाजिक प्रतिनिदान का स्वरूप बताया कि जो हमारा समाज है ना वही धर्म को पालन करने वाला एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। हमारे समाज के द्वारा ही हमारे धर्मों का पालन किया जाता है, और हमारे धर्म जो है वो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम समाज की अस्तित्व की बात कर ली तो हमारा धर्म ही हमारे समाज का अस्तित्व है। हमारे समाज में जो हमारा धर्म है वही तो हमें बताता है ना कि भाई हाँ, हम हमारा भारतीय संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है या फिर जो भी हो एनीथिंग एल्स, वही हमारा समाज बताता है ना। तो हमारा जो समाज है ना वो हमारा धर्म का एक अस्तित्व का स्वरूप है, जिसके अंतर्गत हम अपने धर्मों का स्वरूप देखते हैं कि उनकी व्यवस्थाओं और उनकी व्यवस्थाओं के रूप में हमारा जो जुड़ा हुआ है वो हमारा बोल सकते हो कि हमारा पवित्र व्यवस्थाओं के रूप में हमारा धर्म कहलाता है। समाज का प्रत्येक नागरिक जो है वो धर्म का पालन करे या ना करे, लेकिन वो आपका सामाजिक समूह में वो आपका धर्म का एक रूप माना जाता है। बेशक आपका कोई भी व्यक्ति धर्म के रूप में ना चले, लेकिन वो भी आपका धर्म का ही पालन कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपका धर्म का पालन ना कर रहा हो तो वो आपका अधर्म कहलाएगा। अगर मान लो कि हमारा जो कर्तव्य है हमें अच्छा, और बोल सकते हो कि दूसरों की सेवा करना या फिर बोल सकते हो दूसरों का भलाई करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। ठीक है। अगर कोई दूसरों की बुराई कर रहा है, दूसरों को हानि पहुंचा रहा है, वो आपका बोल सकते हो कि शैतान के रूप में माने जाते हैं। ठीक है। तो वो हमारा अधर्म के रूप है। तो दरखाइम के अनुसार सामाजिक अस्तित्व का जो स्थिति रहा है ना वो धर्म के रूप में, प्राकृतिक रूप में वास्तविक माना गया है। जो दरखाई में वो बोल रहे हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था का जो स्वरूप है जिसमें हमारा धर्म है वो वास्तविक रूप में प्राकृतिक का एक व्यस्त रूप माना गया है, कि हमारे प्राकृतिक है उसकी स्थिति जो है महत्वपूर्ण रूप से विकसित देखने को मिलती है। सामाजिक प्रतिनिधित्व का जो साधारण रूप से आपका देखा जाए तो उसकी जो वस्तु है और उसकी जो शक्तिशाली व्यवस्था है, उसकी पवित्रता है, वो हमें भौतिक तत्वों पर देखने को मिलता है। सामाजिक विचारों का परिवर्तन या फिर बहुत तो परिस्थितियां हैं वो हमारे वास्तविक रूप में हमारे जो, हम जैसे कि बोल सकते हो कि हमारे वृद्धि की बात कर लीजिए यानी कि डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, तो हमारे आम आदमी के जो नागरिक हैं वो हमारे समाज का एक बोल सकते हो समाज का आईना बनते हैं, और ये समाज के आईना हमारे समाज को डेवलप करने का कार्य करते हैं। ठीक है। अगर बात कर लेते हैं हमारे इसके अस्तित्व की, तो हमारे स्पष्ट रूप से हमारा जो समाज है उसका अवलोकन देखने को मिलता है कि हमारे व्यवस्थाओं में हमारे जो पवित्र वस्तुएं हैं या फिर बोल सकते हो सामाजिक पवित्र कार्य हैं वो हमारा देखने को मिलता है कि दरखाइम इसी व्यवस्था के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, जो मानव समाज के लिए
जो दरखाइम की स्थिति है तथा हमारा धर्म है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव के समाज के विकास के लिए जो है धर्म उसका एक अस्तित्व पहचान है। अगर हमारे समाज का जो पहचान है हमारा धर्म है तो वही हमारे धर्म के अनुसार हम अपने आप को विकसित कर पाते हैं तथा इन्हीं धार्मिक व्यवस्थाओं के अनुसार हम अपनी पहचान को बताने में सक्षम हो पाते हैं। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं आपके अगले क्वेश्चंस का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही का क्या नौकरशाही का किया गया आलोचना को लिखिए। हमारा क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही का किया गया आलोचना को लिखिए। ठीक है, ये तो अब हमारा यहाँ पे आंसर की बात कर लेते हैं। जो आपके बोल सकते हैं वेबर हैं जिन्होंने नौकरशाही की आलोचना का जो क्षेत्र बताया है, तो इसमें बताया है कि जो वेबरियन मॉडल है, वेबरियन मॉडल का मतलब है मैक्स वेबर का विचारधारा, तो इसे वेबरियन मॉडल बोला जाता है, वेबरियन मॉडल बोला जाता है। तो इसकी जो हमारा प्रशासन है, जो प्रशासनिक जो दक्षता है, उसकी जो क्षमता है, महत्वपूर्ण रूप से उसकी जो पारिस्थितिक व्यवस्था है, जो हमारे समाज में नौकरशाही व्यवस्था रही है, महत्वपूर्ण से रही है आपका। क्योंकि देखने को मिलता है नौकरशाही का मतलब यह है कि दूसरों के लिए हमें मतलब नौकरी करना या फिर दूसरों की गुलामी करना, वो हमारा नौकरशाही कहलाता है। तो यहाँ पे आपके एक और विद्वान आते हैं इनके विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, रॉबर्ट मॉर्टन। रॉबर्ट मार्टन जो है उन्होंने बताते हैं कि समाज शास्त्रियों के रूप में कहे गए वेबर के जो मॉडल है ना, वो उसके ऊपर सवाल उठाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने बोला कि जो मार्क्स के जो मैक्स बोल सकते हो कि मैक्स वेबर जो है उनके विचारों का जो स्वरूप है ना, जो उन्होंने बताया कि उन्होंने किस पे बताया, नौकरशाही पर बताया, उनके अपने विचार उन्होंने नौकरशाही पे प्रस्तुत किया। तो ये आपके जो बोल सकते हो रॉबर्ट मैर्टन जो बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि समाज जो है नौकरशाही संरचना का एक अस्तित्व स्वरूप है। समाज जो है नौकरशाही के संरचना का एक अस्तित्व स्वरूप है आपके बोल सकते हो। फिर उसके बाद एक फिलिप आते हैं। फिलिप संगठन के अनुसार जो विभाजन है वो आपका नौकरशाही कहलाता है। ठीक है, जो समाज में विभाजन है वो आपका नौकरशाही कहलाता है, जिसके कारण हमारा ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो नौकरशाही व्यवस्था रही है या फिर आंतरिक स्वरूप रहा है, जो सामंजस्य चलने का, जो सामंजस्य करने का स्वरूप रहा है, महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यावसायिक कुशलताओं का सुलेमान स्वरूप जो है आपका नौकरशाही कहलाता है। व्यावसायिक व्यवस्थाओं का जो सुलेमान स्वरूप है वो आपका नौकरशाही कहलाता है। ठीक है, अनुपालन की बात कर ली तो यहाँ पे समस्याओं का जो इतनी अधिक से अधिक व्यवस्थाओं का जो स्वरूप है और अनौपचारिक रूप में देखने को मिला कि हमारा जो समाज है उसमें नौकरशाही कब देखने को मिलता है, जब हमारे ऊपर अंग्रेजी व्यवस्थाओं का स्वरूप हमारे हमारे समाज में हमारे समाज के रूप में देखने को मिला है। क्योंकि नौकरशाही का जो स्वरूप वहीं से शुरुआत हो गया। अब इसकी आलोचना की बात कर ली जाए तो नौकरशाही की यह जो आलोचना है वो हमारे सामंजस्य का स्वरूप है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा समाज है वो वेबर के आदर्श समाज का प्रारूप ना होकर आलोचना के रूप में रहा है। क्योंकि आदर्श समाज का जो स्वरूप है वो क्या कहता है, आदर्श समाज का स्वरूप जो है सबको अपने आप में विकसित है, उस पर किसी प्रकार का प्रतिक्रिया के रूप में उस पर किसी भी व्यवस्थाओं का शासन नहीं है। और नौकरशाही का मतलब होता है कि नौकरशाही यानी कि नौकरी कर रहे हैं किसी की। ठीक है, तो वो नौकरशाही जो आपका देखने को मिला कि भारत जो समाज है वो आपका बोल सकते हो अंग्रेजी व्यवस्थाओं का स्वरूप रहा है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत मतलब गुलामी व्यवस्था के रूप में रहा है। ठीक है, तो वेबर के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा नौकरशाही का मतलब है कि जो हमारा पहले हमारा समाज था कि हमारे संस्कृति हमारे व्यवस्थाओं के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाना, और तथा हमारे संस्कृतियों का जो स्वरूप है उसकी अंतिम व्यवस्थाओं के रूप में हमारे जो संरचनाओं का जो स्थिति है वो हमारे व्यवहारों पर निर्भर कर रहा है। अब जो नौकरशाही का मतलब ये है कि यहाँ पे आधुनिक टाइम की बात कर ली जाए तो नौकरशाही का मतलब ये है कि दूसरे के लिए किया गया कार्य ही आपका नौकरशाही कहलाता है। ठीक है, तो वेबर के इस मॉडल का बोल सकते हो आलोचनात्मक व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिला। वेबर की जो बोल सकते हो नौकरशाही की प्रासंगिकता है, प्रासंगिकता का मतलब होता है जो उनके विचार
ठीक है, उनके जो थॉट्स है, उनके गहराई वाले जो थॉट्स है उसके रूप में। तो नौकरशाही मैक्स वेबर के एक विचार के वर्तमान प्रशासन प्रणाली का समझने के लिए एक बोल सकते हो महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलता है। वेबर ने नौकरशाही के लिए वैकल्पिक मॉडल का तैयार करने का स्वरूप देखने को मिला, और जिसके तहत आपका देखने को मिला वेबर का यह कहना सत्य था कि नौकरशाही का जो अत्यंत जो अभ्यासरण या फिर बोल सकते हो अभ्यास करना या फिर बोल सकते हो अध्ययन करना, वो आपका निर्भर करता है। तो मॉडल की बात कर लेते हैं, तो इनके मॉडलों पे अत्यधिक व्यवस्थाओं के रूप में जो स्वरूप रहा है ना, वो हमारे अधिकारियों की व्यवस्थाओं का चयन स्वरूप रहा है, जिसमें आपका देखने को मिलता है कि इनके जो नौकरशाही व्यवस्था रहा है उसकी जो स्थिति रही है वो हमारा एकांकित रूप में आगे बोल सकते हो कि एकीकृत करने का एक महत्वपूर्ण स्वरूप देखने को मिला है। ठीक है, अगर पारिस्थितिक व्यवस्थाओं का रूप देखा जाए और पूंजीवादी समाज के रूप में देखा जाए, तो हमारा समाज है और हमारा जो अर्थ समाज है, उनका जो निहितार्थ स्वरूप है वो हमारा नौकरशाही कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे समाज में जो आप बोल सकते हो कि ब्रिटिश और आपका मुगल व्यवस्था, मुगलीय व्यवस्था रहा है, जिसके कारण नौकरशाही न्यूनतम रूप में हमारे समाज में फैलता हुआ नजर आया था। नौकरशाही को बढ़ावा इनके द्वारा ही दिया गया था। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा ही हमारे व्यवस्थाओं पर, हमारे शासन व्यवस्थाओं पर राज किया गया था। तो नौकरशाही की जो स्थिति है हमें यहीं से शुरुआत रूप में देखने को मिलता है। हमारा क्वेश्चन एक और है, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? विवेचना कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। ठीक है, देखो वर्ग, वर्ग एक ऐसा सेक्टर के रूप में देखा जाता है। इंग्लिश में बात कर लिए तो वर्ग जो है एक सेक्टर के रूप में देखा जाता है, और आपका बोल सकते हो वर्ग संघर्ष, यानी कि सेक्टर के द्वारा किया गया संघर्ष। ठीक है, तो वो हमारा वर्ग संघर्ष कहलाता है। अगर पिछले समाज, हमारा समाज के स्वरूप की बात कर ली जाए, तो हमारे समाज में वर्ग विभाजन व्यवस्था रहा है। वर्ग को बांटना या फिर बोल सकते हो वर्ग की स्थिति रही है, वो आपका देखने को मिला है कि बढ़ती हुई रही है। हमारे समाज में वर्गों की जो स्थिति रही है, महत्वपूर्ण रूप से हमारा बटा हुआ वर्ग रहा है। जैसे कि आपका बोल सकते हो कि जाति पात, और आपका बोल सकते हो सांस्कृतिक धर्म व धर्म। ठीक है, संघर्ष और असंघर्ष। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इतिहास की बात कर लिया जाए, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही जिस तरीके से समाज को दो वर्गों में बांटा गया, जो आपका देखने को मिला कि तो वहीं से भी हमारा वर्ग व्यवस्था देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो हमें देखने को मिला कि समाज को दो भागों में बांटने की जो प्रक्रिया है वो आपका वर्ग के रूप में रहा है। ठीक है, और वर्ग की बात कर लिए तो आज हमारे समाज को दो वर्गों में, या फिर बोल सकते हो सांस्कृतिक व्यवस्था, या फिर बोल सकते हो कि आपके बोल सकते हो कि विकसित व्यवस्था के रूप में हमारे समाज को वर्गों में विभाजित किया गया है। अगर बात कर लेते हैं तो जैसे कि हम अब बोल सकते हो कि सिंप्लीफाई में हमारे आलोचकों के रूप में जो कार्ल मार्क्स के द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए, जो दो वर्गों का बीच एक बोल सकते हो संघर्ष की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे जब वर्गों के द्वारा किया गया जो अपने फाइट है, अपने अधिकारों की मांग है, तो वो हमारा वर्ग संघर्ष कहलाता है। ठीक है, जो वर्ग है वो अपने ऊपर हुए शोषणों के विरुद्ध जिस तरीके से फाइट करते हैं, वो हमारा वर्ग बोल सकते हो वर्ग संघर्ष कहलाता है। अब ये इसीलिए वर्ग संघर्ष किया जाता है, क्यों? क्योंकि हम अपने अधिकारों की मांग करने के लिए, हम अपने राइट्स की व्यवस्थाओं की मांग करने के लिए हमने बोल सकते हो वर्ग विभाजन की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया था। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो आपका देखने को मिला कि ये जो वर्ग है वो हमारे समाज को अल अलगाव व्यवस्था में ले जाने का कार्य कर रहा था, अलग रखने का कार्य करता। हालांकि हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए ये क्या है, ये बेहतर भी माना जाता है, वर्ग को बेहतर भी माना जाता है। लेकिन सकारात्मक दृष्टि के रूप में देखा जाए तो आज जो हमारा समाज है वो वर्ग के होने के कारण हमारी एकता, हमारी इक्वालिटी, हमारे बोल सकते हो कि यूनिटी खत्म हो रहा है। जिसके कारण क्या है, हमारे जो वर्ग है वो आज बोल सकते हो राजनीति का एक मुद्दा बन चुका है। हमारे वर्गों को विभाजित करके हमारे हमारे देश में आज बखूबी राजनीति किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे जिस तरीके से हमारे जो परिणाम रहा है, जिस तरीके से हमारी व्यवस्थाओं का स्वरूप रहा है, वर्ग आपके पूंजीपति, आपके बोल सकते हो वेतन, आपके बोल सकते हो कि दर, और आपके विकास, और इस स्थिति में जाति पात और आपका धर्म अधर्म, आपकी वेशभूषा, इस रूप में भी आपका वर्ग का विभाजन किया गया है।
ठीक है? तो इस रूप में हम समझ सकते हैं कि जो हमारी वर्गों की स्थिति रही है, जो हमारे समाज में एक दिल दहलाने वाला सोच रहा है, भारत में नौकरियों के रूप में भी वर्गों का महत्वपूर्ण भूमिका देखा गया है। अगर अमेरिका से भारत की नौकरियों की व्यवस्था की बात कर ली जाए, तो हम वर्गों को बाँट देते हैं। हर एक काम को करने के लिए, हम अपने काम को आसान करने के लिए वर्ग विभाजन कर देते हैं। लेकिन जिसके कारण इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात कर ली जाए, तो इसके जो नुकसान या फिर बोल सकते हो कि वर्ग विभाजन की जो व्यवस्था है, जिसके कारण हमारी यूनिटी और हमारे इक्वालिटी को बोल सकते हो कि खत्म हो रहा है। यानी कि हमारा इक्वल व्यवस्था है, जो हमारी यूनिटी है, ठीक है? वो अब धीरे-धीरे खत्म हो रही है। हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में भी वर्गों का स्वरूप महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है। आप बोल सकते हैं कि नियंत्रण व्यवस्था, हमारे संसाधन, हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल्स, ठीक है? हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल्स के रूप में भी आपका देखने को मिला कि वर्गों का विभाजन बखूबी रूप से किया जा रहा है। अगर बात कर लेते हैं हमारे वर्गों का जो स्वरूप है, जिसके तहत हमारे स्कूली शिक्षा का जो स्वरूप है, अगर स्कूलों में भी आरक्षण व्यवस्था या ओबीसी, आप बोल सकते हो एससी और एसटी, जिस तरीके से हमारे स्कूलों में भी आज इसका जो व्यवस्था है, जिसके कारण हमारे वर्गों को बोल सकते हो वर्गों की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है? अगर ये वर्ग अपने अधिकारों, अपनी सत्ता और अपने बोल सकते हो अपने ऊपर हुए शोषणों के खिलाफ जब विरोध करते हैं, तो वो आपका और अपने अधिकारों की मांग करने का प्रयास करते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो वो हमारा वर्ग संघर्ष कहलाता है। क्लियर हो गया? तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।